Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के प्रोबेबिलिटी के कुछ जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करेंगे और उसके साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो 4.8 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर इन वन रोल ऑफ डाई। अगर आप एक डाई को रोल करें और हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए हो तो हम लोग वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एक डाई को रोल करेंगे तो एक डाई में कितनी साइड्स होती हैं, यानी कि आपके पास एक डाई में या तो 1 होगा या 2 होगा और 3, 4, 5 और अप टू 6 तक जो है वो इसमें नंबर्स होते हैं। एक डाई जब आप रोल करते हैं तो उसमें 6 तक नंबर आपके पास होते हैं, यानी कि आपके पास जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन ये सारे नंबर होंगे। और जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, जो हमें चाहिए वो बेसिकली इवन नंबर है। तो इन 6 में इवन नंबर कितने होंगे? 2, 4, 6, यानी कि 3 हमारे पास जो इवन नंबर है वो हमारे पास क्या होंगे? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये वो इवन नंबर्स हैं जो हमें चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। यानी कि इसको अगर आप डिनोट करें तो इसको आप सैंपल स्पेस यानी कि एस कह सकते हैं, और जो हमारे इवन नंबर है वो हमारा फेवरेबल आउटकम है जिसे हम ए कह सकते हैं। ए यानी कि ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपली जो हमारे फेवरेबल आउटकम है कितने हैं, 1, 2, 3 यानी कि 3, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हैं हम लोगों के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 1/2। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जब आप एक डाई को रोल करेंगे हर टास्क में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम का सलूशन। ये देखें यहाँ पे सलूशन भी इसका हुआ है। ए जो है हमारे पास, अगर आप एक डाई रोल करेंगे तो उसमें जो आउटपुट्स आएंगी वो 1, 2, जब आप डाई रोल करेंगे तो उसमें आपके पास जो आउटपुट्स आएंगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होंगी। और इसके अलावा जब आप इवन नंबर फाइंड करेंगे तो इवन नंबर आपके पास 3 होते हैं टोटल। तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन की। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हमारे पास इन ए ग्रुप ऑफ, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल 4.9 है। इन ए ग्रुप ऑफ 500 वुमेन, एक ग्रुप है जिसमें 500 वुमेन्स हैं। जरा क्वेश्चन को गौर से सुने क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल एक लाइन में उनका आंसर होता है। टोटल वुमेन्स हमारे पास कितनी है, 500 है। एक ग्रुप है। 120 हैव प्लेड गोल्फ एटलीस्ट वन, उनमें से 120 ऐसे हैं जिन्होंने गोल्फ खेली है, कम से कम एक दफा उन्होंने गोल्फ जरूर खेली है। एक से ज्यादा दफा भी खेली होगी लेकिन एक दफा तो खेली है। Suppose one of these 500 women is randomly selected. What is the probability that she had played golf at least one? यानी कि 500 वुमेन्स का एक ग्रुप है, उनमें से हम लोगों ने एक को सिलेक्ट करना है कि कम से कम उसने गोल्फ खेली हो, सिर्फ एक। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो आपको मिल रहा है 500 टोटल, यानी कि सैंपल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 500 एलिमेंट्स इन टोटल इन अ सैंपल स्पेस वी हैव। और 500 में से हम लोगों ने क्या करना है, ये टोटल 500 है, 500 में से एक को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब है इससे होगा 500C1, यानी कि 500 कॉम्बिनेशन 1। जब आप 500C1 को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, आप लोगों को आई होप के जरूर ये चीज क्लियर होगी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज की जाती है। नहीं तो आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन जो है वो आप किस तरह से सॉल्व करते हैं या परमुटेशन आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपके पास सिंपल कैलकुलेटर में C1 यानी कि कॉम्बिनेशन होती है, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से।
बेसिकली इसका फार्मूला ये होता है कि जी 500 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये फार्मूला आपको फर्स्ट ईयर की बुक में से भी मिल जाएगा। 500 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास 500C1 दैट इज अगेन इक्वल टू, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली 500C1 यहाँ पे मिल जाएगा। बाबर अपना माइक म्यूट कर लें बेटा। तो 500C1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे 500 मिल जाएगा। बाबर अली आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है बेटा, अपना माइक बंद करो। 500C1 जो कि बराबर होगा आपका 500 के। तो ये आप फर्स्ट ईयर की बुक में से सिंपली, ये अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर की बुक खोल के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, उसमें से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 500C1 जो है वो किस तरह से 500 हुआ। तो यहाँ से इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस हम लोगों ने बना लिया, जो कि हमारे पास 500 एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास 120 जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्फ खेली है एक दफ़ा, और हमें एक सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है 120 टोटल हमारे पास जो है वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेला है, उसमें से हमने एक रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली 120C1 जब हम लोग करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने 500 को किया, एग्जैक्टली हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 120। तो जब आप 120 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया और सैंपल स्पेस भी आपको मिल गया, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली होगा कि आप 120 को डिवाइड कर देंगे 500 से। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में चेंज किया जा सकता है, यानी मैं इसको सिंपली चेंज कर दूं कि इसी क्वेश्चन को मैं सिंपली एग्जाम में चेंज कर देता हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 वुमेन 120 हैव प्लेड एटलीस्ट वंस गोल्फ, सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 कर दूं कि 2 हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो ये किस तरह से होगा, फिर ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने 1C1 रखा है तो यहाँ पे आप 1 की जगह 2 कर देंगे, और यहाँ पे भी 1 की जगह पे आप 2 कर देंगे, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसी तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं, या इसी तरह से मॉडिफिकेशन इनमें कर देंगे या इनको चेंज किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे देखें इसका आंसर है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल नहीं लिखी कि ये 120 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक था, लेकिन मैंने आपको ये डिटेल के साथ समझा दिया कि जितने आप सिलेक्ट करेंगे उतने कॉम्बिनेशंस के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपने एक सिलेक्ट करना है तो 120C1 होगा, और अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो 120C2 हो जाएगा फिर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 20.24 इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है द 3 कॉन्सेप्चुअल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो तरीका जो हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया कि हम लोगों ने सैंपल स्पेस फाइंड कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने फेवरेबल आउटकम फाइंड करने के बाद इसको अप्लाई किया। अब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी यूज कर सकते हैं। इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता है कि किस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाई जाती है, लास्ट में स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सीख के हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके पास। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स एंड एन इवेंट a इज ऑब्जर्व्ड f टाइम्स, यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपका रिपीट होता हुआ जा रहा है, बहुत दफा n टाइम रिपीट हो रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू f ओवर n। n आपका वही सैंपल स्पेस है और f जो है वो आपका फेवरेबल आउटकम है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 of 500 randomly selected cars manufactured at a certain auto factory are found to be lemons। 10 कारें 500 में से, 10 of the 500, टोटल 500 है, उनमें से जो 10 है randomly selected cars manufactured at lemons, assuming that the lemons are manufactured randomly, what is the probability that the next car manufactured at this auto factory is lemon।
अब 500 में से 10 जो है वो आपकी जो कार सिलेक्ट हुई है, लेमन एक ब्रांड है कार का, वो है एज्यूमिंग दैट कि ये जो आपका इवेंट है ये रैंडम है। रैंडम से मुराद आपको पता है कि हर चीज को इक्वली सिलेक्ट का चांस होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार मैन्युफैक्चर एट दिस ऑटो फैक्ट्री इज लेमन। तो इसका जो आंसर होगा सिंपली आपके पास टोटल, लेट n denote the total number of cars in a sample and f is the number of lemons in n, then n is equal to 5 एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 10 है। तो द नेक्स्ट कार इज लेमन इज 10 by 500 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। तो ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए, ये उसका उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। इसमें आपके पास टोटल कार्स कितनी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल 500 है। टोटल 500 थे, उसमें से उन्होंने 10 जो रैंडमली सिलेक्ट किए हैं वो लेमन है, 10 लेमन है, और 490 जो है वो लेमन नहीं होंगी, कोई दूसरी ब्रांड है, इसको उन्होंने लिखा है गुड। तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे बनाते हैं, जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है क्लास की उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 98, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। और जब लेमन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो आपको 0.2 मिलेगी। और एंड में जब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। फिर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं कि जी द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स डेफिनेशन, लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स इन एन, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगर कोई एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच द एक्चुअल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो आप प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ऑब्टेन करते हैं वो या तो आपकी एक्चुअल होती है या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी उसे कहा जाता है। ये लार्ज नंबर की डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी प्रोबेबिलिटी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से ऑब्टेन करते हैं तो वो तो या तो एक्चुअल होती है या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। जिस तरह से आप एग्जांपल देख लें, Ellison wants to determine the probability that a randomly selected family from New York State owns a home. How can she determine this probability? अब ये आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, यानी कि एलिसन वांट्स टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली फ्रॉम द न्यूयॉर्क हैज ओन होम, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ। इसमें कह रहा है कि वो जानना चाह रहा है कि हर फैमिली के पास घर होगा। तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो सर्वे करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट सारा डिजाइन होगा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। देखें अब यहाँ पे उसका सिस्टम बताया हुआ है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होगा। देयर आर टू आउटकम्स फॉर द रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टेट। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि या तो उनके पास होम होगा, दिस फैमिली ओन्स अ होम, या तो घर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सर्वे कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन होगा कि आपके पास घर है या नहीं है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। दिस फैमिली डज नॉट हैव, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो घर होगा या घर नहीं होगा। These two events are not equally likely, ये equally likely नहीं है, hence the classical probability root cannot be applied. However, we can repeat this experiment again and again. Hence, we will use the relative frequency approach to probability. तो इसमें हम लोग relative frequency की probability की जो approach है वो apply कर लेंगे, क्योंकि दोनों event equally likely नहीं है। equally likely भी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे probability events होते हैं जिनकी probability सेम हो, सेम चांस हो। तो इसमें आपके पास हर फैमिली का सेम चांस नहीं है कि किसी के पास घर होगा किसी के पास नहीं होगा। तो सेम चांस नहीं है कि आप दो फैमिली सिलेक्ट करें कि दोनों के पास, एक के पास घर होगा एक के पास नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है दोनों के पास ही ना हो सकता है दोनों के पास ही घर हो। उसके बाद अब आपके पास आ जाती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो कि हम लोग यूज करते हैं
most of the time. Subjective probability is the probability assigned to an event based on subjective judgment, experience, information and belief. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो जजमेंट, एक्सपीरियंस या जो हमें इंफॉर्मेशन मिली होती है उससे हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल से मुराद ये है कि आप थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे, जिस तरह से लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि आप थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे, उस पर आप इंडिविजुअली आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि करने के बाद उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। और दूसरी होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि आप सिर्फ जजमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस कोर्स में सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। सपोज ऑल 100 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर आस्क्ड, एक क्वेश्चन है, सपोज all 100 employees of a company were asked whether they are in a favor or against of playing asked whether they are in favor of an or against paying high salaries to CEOs of US companies. Table 4.3 gives at least two-way classification of these responses of these 100 employees. अब एक क्वेश्चन है जिसमें सिंपल हमारे पास है, सपोज ऑल ऑफ 100 एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 100 हैं, ऑफ ए कंपनी वर आस्क्ड वेदर दे आर इन फेवर और अगेंस्ट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, या तो फेवर में या अगेंस्ट में। दो आउटपुट्स हैं, या तो फेवर होगा या अगेंस्ट होगा। पेइंग हाई सैलरीज टू सीईओज ऑफ यूएस कंपनीज। टेबल 4.3 गिव्स टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ दिस 100 एम्प्लॉयज। तो इनके रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब टू वे क्लासिफिकेशन है, टोटल जो है आपके पास कितने हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 100 एम्प्लॉयज टोटल हैं आपके पास, और उसमें से जो है वो टू वे क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो मेल जो टोटल है वो 15 है और जो फीमेल है वो 4 है। इसका मतलब है ये 19 आपके पास टोटल हो गए ये वाले जो फेवर में है। और 45 प्लस 36 11 11 और 7 और 1 8। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये टोटल 100 एम्प्लॉयज आपके जो है वो पूरे हो जाएंगे। अब इसमें से हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है वो ये देखें, ये आपने इसको सिंप्लीफाई करके आप इसमें इस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, वो आगे देखते हैं टेबल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से मिल जाएंगे। तो देखें टोटल आपके 100 यहाँ पे पूरे हो गए, यहाँ पे देखें आपने 100 आपने पूरे कर दिए। अब ये हमें ऑलरेडी डेटा मिला हुआ है, यानी कि इसमें हम लोगों ने डेटा फाइंड नहीं है कि इस टेबल में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको कहा गया है कि 100 एम्प्लॉयज टोटल हैं और आस्क उनसे ये पूछा गया है कि क्या वो अगेंस्ट में है या फेवर में है हायर सैलरीज के। तो इस टेबल में उनके रिस्पांस हमें रिकॉर्डेड मिले हैं ऑलरेडी, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन है। इनमें मेल जो एम्प्लॉयज हैं वो 15 है और वो फेवर में है, और 45 जो है वो अगेंस्ट हैं, और इसमें फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो 4 हैं और जो अगेंस्ट हैं वो 36 हैं। इन टोटल वी हैव 100 एम्प्लॉयज इन टोटल, जो कि यहाँ पे टोटल हम लोगों ने कर दिया है टेबल नंबर 4.4 में। तो ये वाला टेबल आप खुद 4.4 वाला जो टेबल है ये आप खुद डिजाइन करेंगे फ्रॉम 4.3, क्योंकि ये क्वेश्चन की नीड है कि आपके पास 100 थे। तो यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज हमारे पूरे हो गए। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस टेबल में से डिजाइन किए जा सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो मेल है वो फेवर में, कितने मेल जो है वो फेवर में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास जो मेल है वो कितने हैं, टोटल 15 है। 15 डिवाइड बाय 100 आप करेंगे तो आपको जो फेवर में मेल आ रहे हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस टेबल में से बनाए जा सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं इनके। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट विदाउट कंसीडरिंग ऑफ एनी अदर इवेंट। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आल्सो कॉल्ड सिंपल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिंपल प्रोबेबिलिटी को आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और इससे मुराद ये होती है कि आप किसी दूसरे इवेंट का आपको कुछ नहीं है, आप जो प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट के लिए कर रहे हैं उसी इवेंट को आप इन द लाइट
प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं और दूसरे इवेंट से हमारा जो है वो कोई सरोकार या कोई रिलेशन या कनेक्शन नहीं होता। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जो है वो आप सिंपल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये देखें, अब ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है, मेल और फीमेल वाला। तो अब ये देखें, जो अगर आप फेवर की प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाए, इसी टेबल में से आपसे पूछ ले जाए कि फेवर में प्रॉपर्टी जो है वो देखें, यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी जो है वो फेवर में 0.9 है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। अगर आप अगेंस्ट की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, यानी कि अगेंस्ट वाले आपने टोटल ऐड किए 81, टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 100 है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी सैंपल स्पेस और डिजायर्ड आउटकम को डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिल जाती हैं। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ मेल की फाइंड करेंगे, कितने मेल्स हैं जो अगेंस्ट में है या फेवर में है, तो ऑब्वियसली 60 टोटल हैं, जिनमें से 15 जो है फेवर में है और 45 जो है वो अगेंस्ट है, तो आपको 0.60 मिल गई। इसी तरह से फीमेल की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वो पूरा सेक्शन था। अब ये देखें, ये जो है मार्जिनल प्रॉपर्टी ऑफ या कंडीशनल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, एंड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट्स। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से है कि द इवेंट whose probability is to be determined in favor हो और मेल हो, व्हाट इज द probability के इन फेवर हो और मेल हो। तो इसका इवेंट का probability आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फेवर में हो और मेल हो, ये आपके इन फेवर है और ये मेल है, तो इसका मतलब है इसकी probability आपको क्या मिलेगी, 15/100। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल ऑकर गिवन दैट एन अदर ऑलरेडी ऑकर्ड। ये इवेंट इस तरह से होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से है कि अगर एक इवेंट पहले हो गया है उसके बाद फिर दूसरा इवेंट परफॉर्म होगा। लाइक हम एग्जांपल ले लें कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कराची जाऊंगा और शॉपिंग करूंगा, यानी कि शॉपिंग तब होगी जब मैं कराची जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला इवेंट परफॉर्म होगा तो फिर दूसरा इवेंट होगा। तो बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल ऑकर गिवन दैट एन अदर हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो सेकंड इवेंट तब होगा जब फर्स्ट वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसको हम लोग पढ़ते इस तरह से, ये जो है ये डिवाइड नहीं है, ये कभी भी आपने ये डिवाइड नहीं समझना, ये डिवाइड की सैम्पल नहीं है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको ऑलरेडी है और आपने बी को फाइंड करना है इन द लाइट ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड रीड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुकी है। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, यानी कि इसमें मुराद ये होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है जो बाद में एलिमेंट है, इसकी ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी ऑलरेडी आपका ऑकर हो चुका है। लाइक एग्जांपल है हमारे पास, कंप्यूट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी इन फेवर और मेल। ये देखेंगे क्वेश्चन आपने डिटेल से जाके इसको आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है। जो टेबल वाला क्वेश्चन है 4.4 वाला, ये आपने कंप्लीट इसको कीजिएगा अच्छी तरह से। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या हो, फेवर में हो और मेल हो, प्रोबेबिलिटी इन फेवर और मेल फॉर द डेटा 100 एम्प्लॉयज इन अ गिवन टेबल 4.4 में से। तो इसका बहुत सिंपल आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं। देखें, इन फेवर में आपके पास इन फेवर में आपके पास कितने हैं, टोटल है 15। और यहाँ पे एक मजेदार चीज है, मेल हो, यहाँ पे टोटल नहीं है,
अगर टोटल होता तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन सिर्फ मेल से डिवाइड करना है। तो फेवर में हो और मेल हो, टोटल मेल कितने थे, टोटल मेल आपके पास 15 एंड 45 टोटल 60 थे। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, 15 को डिवाइड कर देना है 60 के साथ, तो आपको रिजल्ट जो मिल जाएंगे वो 0.25 आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ये आपका ट्री डायग्राम है जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बनाना सीखा है, तो टोटल मेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60/100 है, ऑब्वियसली 60 मेल्स हैं, और फीमेल की है जो 40/100 है। तो उसके बाद आपके पास फेवर में जो मेल आ रहे हैं 15 हैं, टोटल फेवर में टोटल मेल 16 है, और अगेंस्ट में कितनी फीमेल्स हैं आपके पास 45 और 60 हैं। फेवर में फीमेल 4 और 44 हैं, 36 एंड 14। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है आपका ट्री डायग्राम कहलाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दूं, ड्रा द ट्री डायग्राम, तो आपने इसका ट्री डायग्राम बना लेना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। फॉर द डेटा कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज फीमेल गिवन दैट दिस एम्प्लॉय इज इन फेवर ऑफ पेइंग हाई सैलरीज। फीमेल हो और इन फेवर हो, तो ऑब्वियसली आपके पास आपको याद होगा फीमेल ये है वो फेवर वाली फीमेल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया, रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉय फीमेल गिवन दैट दिस एम्प्लॉय इज इन फेवर। तो ये एम्प्लॉय इन फेवर, इसका मतलब है ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय फेवर में है, दोनों में से कोई भी, लेकिन जो सिलेक्ट करनी है वो फीमेल करनी है। तो यहाँ पे देखें फीमेल 4 है और टोटल एम्प्लॉय जो फेवर में है वो 19 है, तो इसका मतलब है आप 4 को डिवाइड करेंगे 19 से, यू विल गेट 0.21 एज अ आंसर। तो ट्री डायग्राम आप इसका भी बना सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अब आ जाएं क्वेश्चंस अगर आपके हैं वन बाय वन, तो रेज योर हैंड।